गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम वापस आ गए हैं एक नए टॉपिक के साथ। तो आज का जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा एसेट रिच कैश पुअर। हाँ, ये बहुत ज़्यादा कॉमन प्रॉब्लम है और ये डिस्कस कम होती है इसीलिए हम डिस्कस कर रहे हैं। इसीलिए अपना चैनल यूनिक है, अपने टॉपिक यूनिक है। तो जैसा कि मैंने इस टॉपिक के बारे में भी बोला, एसेट रिच कैश पुअर। आई होप सबको पता है कि एसेट क्या होता है। चलो, जिनको नहीं पता मैं बता देता हूँ आधा मिनट लेके। एसेट होता है जो चीज़ आपको कमा के दे, उसको एसेट बोलते हैं। तो ठीक है गाइस, अब टॉपिक पे वापस आते हैं। तो एसेट रिच कौन होता है? एसेट रिच वो होता है जिसके पास ज़मीन होती है, घर होता है, गोल्ड होता है, जिसके पास वो चीज़ होती है जो अप्रिशिएट करेगी, टाइम के साथ बढ़ेगी, ताकि जब वो उसको फ्यूचर में बेचे तो वो एक अच्छी वैल्यू उसकी पाले। एग्जाम्पल, अगर आज उसने वो 10 रुपये की ख़रीदी है तो आज से 10 साल बाद जब वो उसको बेचे तो वो 25 रुपये, 30 रुपये, 50 रुपये, 100 रुपये की बिके और 10 की 10 में ना बिके, क्योंकि पैसे की वैल्यू टाइम के साथ डेप्रिशिएट हो जाती है। उसके बाद आते हैं रिच, एसेट रिच। वो लोग होते हैं जिनके पास बहुत सारे एसेट्स होते हैं, इकट्ठे किए होते हैं, सोना, ज़मीन, सब कुछ होता है उनके पास। मगर उसके बाद एक टर्म आती है कैश पुअर। कैश पुअर वो होते हैं जिनके पास कैश नहीं होता। कहने को तो ये ज़मीन पड़ी है, ये हाईवे के ऊपर है, आपका छोटा सा हाईवे है, तो हाईवे के ऊपर जो ये प्लॉट पड़े हैं, ये ज़मीन पड़ी है, मगर ये कुछ कमा के नहीं दे रही है। अब हाँ, ये बढ़ के चाहे 2 करोड़ की हो जाए, 3 करोड़ की हो जाए, लेकिन ये कमा के नहीं देगा तो वो एक ब्लॉक्ड एसेट है। तो आज की जनरेशन में जो प्रॉब्लम आ रही है, क्योंकि ये चैनल मेरी जनरेशन के 25 से 45-50 साल तक के बंदों के लिए है। उसके नीचे ये भी खिसक लो, उसके ऊपर के भी खिसक लो, भाई कुछ नहीं है तुम्हारे लिए। ये उनके लिए जो कुछ बन रहे हैं, बनना चाहते हैं, बनने की इच्छा रखते हैं। समझ के बनोगे जल्दी बन जाओगे, नहीं समझोगे तो बेवकूफ़ तो बन ही जाओगे, बनोगे तो तब भी ना। तो एसेट रिच कैश पुअर। अब लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं। अब हम ये टॉपिक क्यों डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि कल मेरे पास किसी की क्वेरी आई, प्लॉट वर्सेस एग्रीकल्चर लैंड, दोनों बढ़िया इन्वेस्टमेंट है भाई। मैंने कहा दोनों अच्छे हैं, बजट के हिसाब से करना। उसने कहा यार ये तो मुझे भी पता है, वो तू बता जो तू जानता है। तो भाई मैं ये जानता हूँ कि एग्रीकल्चर लैंड अगर हम 1 एकड़ ले भी लेते हैं, यहाँ रेट बहुत ज़्यादा है। जिस स्टेट में मैं रहता हूँ 60-70 लाख रुपए से नॉर्मल जगह पे, और थोड़ा गांव में 30-35 लाख रुपए से एग्रीकल्चर लैंड मिलती है, एकड़, किला। तो इतनी महंगी इन्वेस्टमेंट कर दी, वेरी गुड। जब बढ़ेगी तो बहुत अच्छा प्रॉफिट दे देगा, वेरी गुड। जब बढ़ेगी तब दे देगा, लेकिन आज का क्या, आज क्या देगा? कुछ नहीं देगा भाई। तुम उसको ठेके पे दे दो ना 1 एकड़ को 60,000 रुपये, 55,000 रुपये, 50,000 रुपये, 80,000 रुपये से ज़्यादा ठेका नहीं है कहीं पे। तो तुम्हें क्या लगता है कि मतलब 80,000 रुपये को 12 से बांटो, क्या तुम्हारी इनकम में ऐड हुआ? ये तो टैक्स फ्री इनकम है। चलो टैक्स फ्री भी मान लो कि तुम 30% के स्लैब में हो, 70,000 रुपये का भी ठेका है तो ठीक है, लाख रुपए की होगी, 1,05,000 की तुम्हारी कमाई होगी। अब इसके बदले में हम आते हैं एक 100 गज के प्लॉट पे, इतने का ही आ जाएगा, टायर 2 सिटी में आ जाएगा भाई। अब वहाँ बॉम्बे, पुणे, बेंगलोर, गुड़गांव वहाँ मत पहुँच जाना, टायर 2 में आ जाएगा 15, 20, 25, 30, 35,000 रुपये गज में भी 100 गज का प्लॉट बढ़िया आ जाएगा। बढ़िया मैं किसको बोलता हूँ? बढ़िया मैं ये नहीं बोलता कि तुमने वो कहीं शहर के बाहर जाके ले लिया और 10-15 साल बाद जब आबादी बढ़ेगी, शहर बढ़ेगा,
पॉपुलेशन बढ़ेगी तो तुम्हें उसका प्रॉफिट मिलेगा। नो, प्लॉट तुम्हें वहाँ लेना है, छोटा लेना है, 80 गज, 100 गज, 125 गज, जो तुम्हें समझ आता है, जिसके पास कोई हॉस्पिटल लगता हो, कोई कॉलेज लगता हो, कोई यूनिवर्सिटी लगती हो, कोई ऐसी चीज़ लगती हो जहाँ पे तुम्हें पता हो कि कल को जब तुम इसके ऊपर बिल्डिंग बनाओगे तो तुम्हें वहाँ से किराया आएगा। किराया 10,000 आएगा, 15,000 आएगा, 20,000 आएगा, 25,000 आएगा, कितना भी आएगा भाई। जो आज की डेट में हालात है ना, टायर 2 सिटी में भी 8,000 रुपये मिनिमम किराया है। मिनिमम, और मतलब मैं छोटे घर की बात कर रहा हूँ, कस्बे गाँव की नहीं कर रहे भाई बात। वहाँ वाले भी मूव कर लेना, क्योंकि मूव करोगे तो ही कहीं ग्रो करोगे भाई। तो ज़्यादा ना, मतलब जो कुछ इमोशनल लोग हैं उनके लिए ये चैनल नहीं है कि यार गाँव को गलत कैसे बोल दिया, कस्बों को गलत कैसे। भाई मैं किसी को गलत नहीं कह रहा, मेरा अपना तरीका है पैसों को इन्वेस्ट करने का, अपना तरीका है पैसों को ग्रो करने का, और वही मैं शेयर करता हूँ। किसी को लगता है कि नहीं यार ये ठीक नहीं है तो वो ये चैनल छोड़ सकता है, ना देखो यार वीडियो। इतनी भी मतलब फीलिंग क्या है कि देखनी है, समझ आएगी तो देख लो। तो बैक टू टॉपिक आते हैं कि अब जो हमारी जनरेशन की प्रॉब्लम है कि खर्चे ज़्यादा है, कैश कम है, सैलरी है चाहे बिजनेस इनकम है, कोई भी इनकम है, वो उसको कवर नहीं कर पा रही। अब आप बोलो मैं इन्वेस्टमेंट नहीं कर पा रहा क्योंकि मेरी सैलरी से मेरे खर्चे पूरे हो रहे हैं। ठीक है यार, नहीं कर पा रहे, मगर जो तुम्हारी रेंटल प्रॉपर्टी जिसको तुमने रेंट पे दिया है, 5,000, 8,000, 10,000, 15,000, 25,000, 30,000, जो भी वो देगी उसको तो तुम इन्वेस्ट कर सकते हो ना। इन्वेस्ट कहाँ से कर सकते हो? उसकी EMI दोबारा बना के कोई और प्रॉपर्टी ले सकते हो। लेकिन सब्जेक्ट टू ये याद रखना कि भाई तुम्हारे अंदर स्किल हो। अगर तुम प्राइवेट नौकरी में हो, कल तुम्हारी नौकरी चली भी जाए तो तुम्हें पता हो कि अगर ये गई तो दूसरी मुझे मिल जाएगी। खतरों के खिलाड़ी नहीं बनना, फिर वो बैंक की नीलामियों में बिकेंगे प्लॉट, उसका कोई फ़ायदा नहीं है। तो अपना मैथ करके चलना, जॉब स्टेबिलिटी अपनी देख के चलना। अपने प्रोफेशन के बारे में सबको पता होता है कि अगर मैं ये कल को ये चीज़ नहीं रही तो मैं कल को ये कर लूँगा। पहले इसको आइडेंटिफाई कर लो। बाकी जो पहले की वीडियोज़ हैं उनमें सारे स्टेप बता रखे हैं क्या करने, ये उससे अगला स्टेप है। तो रेंटल प्रॉपर्टीज़ बनाओ, छोटी प्रॉपर्टीज़ बनाओ, थोड़ा थोड़ा रेंट लेना शुरू करो। अब जो रेंट भी आएगा 10,000, 20,000, 25,000, जितना भी आएगा यार, हम एक फिगर मान के चलते हैं 20,000 आएगा, तो हर महीने जब 20,000 रेंट लोगे तो भाई 2,000 रुपये अलग कर देना, क्योंकि इस बिल्डिंग की 2 या 3 साल बाद रिपेयर एंड रेनोवेशन होगी, उसके पैसे अलग कर देना। बाकी जो 18,000 बचा उसमें से फिर से 15,000 की EMI बना लेना, 3,000 कहीं म्यूचुअल फंड में डाल देना, और फिर कोई छोटा मोटा प्लॉट प्रॉपर्टी लेके सर्कल रिपीट कर लेना। करना पड़ेगा। बोलो यार इतने पछड़े में कौन पड़ेगा? इतने पछड़े में भाई तू पड़ेगा, क्योंकि तेरे पास नहीं है वो जनरेशनल वेल्थ। तुम्हें कमानी है, कमाने के यही तरीके हैं, यही फार्मूले हैं। तो एसेट रिच बनते जाओगे, लेकिन कैश पुअर कभी नहीं होना। कैश पुअर हो गए, तुम्हारे पास खर्चने के लिए पैसे नहीं है, चाहे तुम्हारे पास 100 करोड़ की एसेट है। मेरे पास एक ऐसी भी केस स्टडी है जिसमें बंदों के पास 100 करोड़ की एसेट है, उनका मंथली खर्चा 10 लाख रुपए का है, लेकिन खर्चने के लिए 10 लाख नहीं है मंथली। अब वो एसेट में से बेच के खर्च लें तो ठीक है, ख़त्म कर दो यार। एसेट बेचना तो सबसे आसान है ना, खरीदना सबसे मुश्किल है। बेचो, बेच के ख़त्म कर दो, फिर क्या रह गया। ये चैनल बेचने के लिए नहीं है भाई, जोड़ने के लिए है। हाँ, तुम्हें एक अच्छी अपॉर्चुनिटी दिख रही है तो उसको बेच दो यार, उससे बढ़िया जगह इन्वेस्ट करो ना। लेकिन कैश फ्लो का हमेशा ध्यान रखना, इमोशनल होकर इन्वेस्ट नहीं करना, किसी की सुन के इन्वेस्ट नहीं करना कि सोने में इन्वेस्ट कर दो, चांदी में इन्वेस्ट कर दो, यहाँ इन्वेस्ट कर दो, वहाँ इन्वेस्ट कर दो। लोगों ने अभी पीछे सिल्वर के बुल रन में लिया है ना सिल्वर, अब बैठे हैं ना, जब नीचे आ गया अब उसको लॉकर में रखो भाई संभाल के, और देखो जाके बार बार कि पड़ा है कि नहीं। मैं ये नहीं कह रहा कि वो इन्वेस्टमेंट सही है कि गलत है, लेकिन कैश फ्लो को हमेशा ध्यान रखना है। एसेट रिच बनते जाओगे जब कैश होगा, कैश नहीं होगा तो तुम बेचते ही जाओगे। ना रहेगा एसेट
और ना रहोगे तुम। तो यहीं तक रखते हैं गाइस। थैंक यू। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब कर देना और चैनल को शेयर ज़रूर कर देना यार। बड़े स्लो पेस से चल रहा है लेकिन चल रहा है, ठीक है यार, मज़े लेने के लिए बनाया है, थोड़ा ज्ञान बांट रहे हैं जो है। तो थैंक यू गाइस, टेक केयर।